एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेना अति आवश्यक जरूरी है। जैसा कि आपने देख रहे होंगे, ये जो हमारा है ये हमारे 3 वर्ड से मिलकर बना है। वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव, वन इज वॉइस। अब एक्टिव का क्या मतलब होता है? सक्रिय। एंड पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एंड वॉइस का मतलब होता है आवाज। अब सबसे पहले बात है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी एक्टिव वॉइस है, कौन सी पैसिव वॉइस है। तो जब भी कोई भी वर्क है, जब हम लोग अपने आप कहते हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी बात एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि ये मैं काम खुद कर रहा हूँ और खुद बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको एक्टिव वॉइस बोलूँगा। और कोई अदर पर्सन आके और यहाँ पे देखे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वो ये बोलेगा क्लास ली जा रही है। जैसे मैं लिखूँगा मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन अगर कोई अन्य पर्सन आता है तो वो यही बोलेगा कि क्लास ली जा रही है। क्लास ली जा रही है। तो ये बात खुद मैंने ना बोलकर ये किसी अन्य पर्सन ने बोली, तो उसकी बात को पैसिव वॉइस बोली जाएगी। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कह रहे होंगे, या क्लास देख रहे हैं तो कहेंगे मैं अंकित सर की क्लास ले रहा हूँ। लेकिन अगर यही बात कोई अन्य बंदा आके या अन्य बंदी आके आपसे कहे, तो वो यही कहेगी अंकित सर की क्लास ली जा रही है। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस एंड ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी हैंड चार्ट की मदद से ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको एक्टिव एंड पैसिव आपने बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे या बहुत ज़्यादा रूल्स देखे होंगे। वो रूल्स जो हैं हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन लर्न नहीं होते। तो आज उसी परेशानी को दूर करने के लिए जो हमारा हैंड चार्ट है, उस चार्ट से हम लोग एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है, एक्टिव पैसिव में थोड़ी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाने से पहले इन 4 बिंदुओं को जान लेना अति आवश्यक है। पहला बिंदु हमारा है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है
कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा जो है सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। अब रही बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो सेंटेंस में कर्ता होता है या काम करने वाला व्यक्ति होता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, इसको मार्केट नहीं पढ़ेंगे मार्केट, आर से पहले हमारा वोवेल आया है इसलिए आर को प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मार्केट जा कौन रहा है, हु इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो जो हमारा हु से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट ही मिल रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम। अब यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट जानना चाहें तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो मेन हमारा उद्देश्य होता है या जो मेन हमारा टारगेट होता है। तो इसमें टारगेट हमारा क्या है, कुछ भी करके हमको मार्केट पहुंचना है, कुछ भी करके। तो जाके ही तो पहुंचेंगे, एक जगह पे खड़े होके तो हम लोग मार्केट नहीं पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग गोइंग करेंगे या जब चलेंगे तो हम लोग मार्केट पहुंच जाएंगे। तो मेन काम है जाके कैसे भी करके उनको मार्केट पहुंचना है। तो मार्केट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, मार्केट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जब राम जब मार्केट जाना चाहते हैं, राम यहाँ से मार्केट जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो कोई ना कोई क्रिया करके ही मार्केट पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्रिया हो रही है गोइंग, ये हमारी क्रिया हो रही है गोइंग। गो मतलब जब तक वो जाएंगे नहीं, क्रिया नहीं करेंगे तो वो कभी भी मार्केट नहीं पहुंच सकते, कभी भी मार्केट नहीं पहुंच सकते। तो जो क्रिया यहाँ पे हुई है गोइंग, गोइंग गो मेन इसमें क्रिया है, आईएनजी लगा के इसको कॉन्टिन्यूअस किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एक्टिव पैसिव एंड ऑब्जेक्ट change into subject। और एक हमारा अगला पॉइंट है कि always use third form of वर्ब। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे चार जो हैं मेन पॉइंट हैं, इनको हम लोग जरूर याद रखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों को शायद ये वाला जो पॉइंट है हमारा थर्ड, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये अलग सा लग रहा हो, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूर नहीं। जैसे हमको पता है गो जो हमारी वर्ब होती है उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वेंट होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है गॉन होती है। ऐसे ही हमारी एक वर्ब होती है राइट, उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है रोट और जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पैसिव बनाते हैं तब हम लोग जाने के लिए गो ना लिखकर गॉन का यूज़ करेंगे या राइट के लिए राइट ना लिखकर रिटन का यूज़ करेंगे। ये हमारे मेन पॉइंट हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि यूज़ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाय का यूज़ करेंगे।
तो ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट हैं। अगली पॉइंट हमारा जो है, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पैसिव बनाने में हम लोग हैंड चार्ट का भी यूज करेंगे। तो इसी प्रकार टेंस की शुरुआत में भी मैंने जो हैंड चार्ट आपको बनवाया था वही चार्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमारी 4 फिंगर्स होती हैं, जिसके 3 पार्ट्स में हर एक फिंगर डिवाइड होती है। तो हमने मान लिया इस फिंगर का नाम इंडेफिनिट रख दिया और इस फिंगर का नाम कॉन्टिन्यूअस, एंड इस फिंगर का नाम परफेक्ट, एंड दिस फिंगर इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने मान लिया ये वाली हमारी जो लाइन हो गई है वो हो गई हमारी प्रेजेंट की, उससे नीचे वाली हमारी जो लाइन हो गई है वो हो गई है पास्ट की, और उससे नीचे वाली जो हमारी लाइन हो गई है वो हो गई है फ्यूचर की। अब हमको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे आता है डू एंड डज, यहाँ पे आता है डिड, यहाँ पे आता है विल शैल, यहाँ पे आता है इज एम आर, यहाँ पे हमारा आता है वॉज एंड वर, यहाँ पे आता है विल बी एंड शैल बी, यहाँ पे आता है हैज़ हैव, यहाँ पे आता है हैड, यहाँ पे आता है विल हैव एंड शैल हैव। और जो हमारी 4th फिंगर होती है उसमें सेम इसी तरह जो है हमारा ये होता है, बस बीन जुड़ जाता है। तो हैज़ बीन एंड हैव बीन, जिसका मतलब है हैज़ एंड इसका मतलब है हैव। यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैड बीन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इस डेज का मतलब है विल हैव एंड इस वाले डेज का मतलब है शैल है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो 4 पॉइंट हैं वो हैं पहले का दूसरे में, दूसरे का उसी में प्लस बीइंग, दूसरे का उसी में प्लस बीइंग। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये है क्या आखिर। फिर हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा तीसरे का चौथे में एंड चौथे की प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनाते, इसकी पैसिव नहीं बनाते। अब देखो ये हुआ कैसे। अब मैंने यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा क्या लिखा है, पहले का मतलब है फर्स्ट फिंगर, दूसरे का मतलब है सेकंड फिंगर, तीसरे का मतलब है थर्ड फिंगर एंड चौथे का मतलब है फोर्थ फिंगर। तो इसमें मैंने यही कहा है कि पहले का दूसरे में अगर हमारा इस वाली फिंगर के कोई भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो एंड फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो हमारा वो जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग उसको बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसी प्रकार अगर दूसरे का है, जो दूसरी उंगली के सेंटेंस हैं
जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो वो लोग उसी में रहेंगे प्लस बीइंग, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर टेंस है या एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज करते समय हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ना जाकर उसी में रहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेंगे। बस उसकी जगह पे हम लोग केवल उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। इसी प्रकार अगर थर्ड फिंगर का अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है या टेंस है तो वो चौथी फिंगर में चला जाएगा। मतलब अगर हैज़ या हैव वाला सेंटेंस है तो उसको पैसिव में बनाते समय उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी, और क्या हुआ फिर चौथी उंगली जो है, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई फिंगर नहीं है तो इसीलिए उधर जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो इसीलिए इस वाली फिंगर को ही हम पैसिव नहीं बनाते और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनाते। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम लोग केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस की ही पैसिव बनाते हैं। तो आइए, आई होप आपको ये फिंगर चार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कमेंट में हमको बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं, ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे मैंने लिखा गीता, मैंने लिखा गीता राइट आ लेटर, गीता राइट अ लेटर। अब इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि सबसे पहले हमें टेंस को सबसे पहली बात तो है हमारा जो गीता राइट अ लेटर, सबसे पहले बात होती है कि ये टेंस पहचानने की, ये हमारा कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले टेंस पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब भी ना दिखे, अब यहाँ पे जो फिंगर चार्ट में हेल्पिंग वर्ब थी उसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे नहीं दिख रही है। जब हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तब आप वर्ब देखिए। क्या देखेंगे आप? वर्ब देखिए। वर्ब क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले ही एग्जांपल्स में बताया, यहाँ पे वर्ब क्या है, इनका मेन उद्देश्य क्या है, लेटर लिखना, अ लेटर। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और इनका ये लेटर लिख कौन रहा है, गीता, तो ये हमारी हो गई सब्जेक्ट। और हमको ये भी पता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये क्या बचा, वर्ब। अब वर्ब में तो आपको या तो यस लगा मिल जाएगा या ईएस। अगर ये भी ना मिले तब आप देखेंगे कि वर्ब की हमारी फॉर्म कौन सी है। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जैसे हमको पता है राइट की जो है फॉर्म्स होती हैं राइट, रोट एंड रिटन। जो सेकेंड फॉर्म होती है तो रोट होती है। तो अगर सेकेंड फॉर्म दिखे तो भी चांसेस हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ना यस या यस दिख रहा है, ना सेकेंड फॉर्म दिख रही है, ना ही हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। जब ऐसा ना दिखे तब जो है तब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राइट, तो हमको पता है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ना होकर क्या होना चाहिए था, राइट्स होना चाहिए था। गीता राइट्स अ लेटर। अब हमको देखो यस या यस दिख गया
और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई होता तो राइट ही सही होता, क्योंकि आई होता या यू होता, प्लरल कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो उसके साथ राइट का ही यूज़ करते। अब यहाँ पे बल्कि गीता है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब के साथ यस या यस का यूज़ किया है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो हमारा गीता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गई और हमारा अ लेटर सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अ लेटर अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई का यूज़ करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब हमने बताया था कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज़, एम एंड आर। अब ये आप बताइए कि अ लेटर के साथ इज का यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे। तो अ लेटर के साथ हम लोग इज का यूज़ करेंगे। अ लेटर इज़ रिटन बाय गीता। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा बदल दूं या इसको नेगेटिव में कर दूं तो आप इसको क्या बनाएंगे? जैसे मैंने लिखा गीता does not write, does not, Geeta does not write a letter। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बन गया तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ लेटर हमारा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा गीता, गीता से पहले बाई, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़ करते हैं और गीता की जगह पे हो जाएगा हमारा ए लेटर और राइट का हमारा हो जाएगा रिटन। और डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हो, हमारे लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की थी इज, तो यहाँ पे डज की जगह इज हो जाएगा, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएं तो ये हमारा हो जाएगा डज पहले आ जाएगा, डज गीता राइट अ लेटर, डज गीता राइट अ लेटर। अब देखो ये भी इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह। तो अ लेटर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? गीता। और गीता से पहले बाय और गीता की जगह पे लिखेंगे अ लेटर और राइट की जगह पे हम लोग लिखेंगे रिटन, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और डज की जगह हम लोग लिखेंगे इज, क्योंकि अ लेटर के साथ हम लोगों ने यूज़ किया था इज। तो हम लोग इसी प्रकार एक्टिव पैसिव को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको जो है एक्टिव पैसिव ये समझ में आए होंगे। अब अगर आपको ये समझ में आए हैं तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी लग रही है तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।